सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के जो कि सेमेस्टर फोर्थ में अभी अभी आए हैं 2024 में, और उन्होंने मेजर में पॉल साइंस ले रखा है, तो उनके पास सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर फोर्थ में पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आज हम उसका यूनिट नंबर थर्ड करने जा रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है, बेसिकली हमारी यूनिट नंबर 3 है भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ना है हमें, यानी इसमें हमें पढ़ना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आप अगर ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके ओनली 9 रुपीज में ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ ये हिंदी मीडियम में, बट आप नोट्स परचेस करना चाहेंगे तो वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको दे देंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है यूनिट नंबर 3 भारत का निर्वाचन आयोग, यानी हम इसमें पढ़ना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? तो ये क्या है? ये एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है, यानी ये एक क्या है? ये एक संस्था है, ये क्या? एक इंस्टीट्यूशन है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ था? प्रतिनिधियों तथा संस्थापनों में प्रतिनिधि चुनने के लिए, यानी चुनाव को जीतने के लिए, सीधी भाषा में कहे तो जो ये निर्वाचन आयोग है, इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका क्यों इसका स्थापना हुई थी? तो भारत में एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, और इसी के द्वारा क्या करा जाता है? चुनाव कराया जाता है, जिसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री और जो सीएम्स है वो बनते हैं, और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो भी इसी के द्वारा होता है। तो अभी आप जानते हो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इससे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं। तो आपका ये यूनिट तो आप समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेमेस्टर में अभी जो 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव भी है, तो इलेक्शन है, और इलेक्शन पे आपका ये यूनिट्स है, तो इससे क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ही आएंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया कि भारत का निर्वाचन आयोग है क्या। तो ये एक संस्था है, अर्ध संस्था, जो कि क्या करता है? एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष चुनाव कराता है, और इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। तो जानते हैं भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यानी जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी ये है क्या? तो भारतीय संविधान के अनुसार, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जो आर्टिकल 324 है, यानी अनुच्छेद 324 है, उसमें ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यानी निर्वाचन आयोग जो है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये एक संवैधानिक इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाया था तो बताया था इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, संवैधानिक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, एक गैर संवैधानिक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, जो कि संविधान में जिसका मतलब उल्लेख नहीं होता है, उसको किसी संस्था, लोकसभा या संसद द्वारा बनाया जाता है। पर ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, यानी ये संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। और ये इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी को हुई थी 1950 में। आप जानते हैं ये 3 सदस्य निकाय है, यानी जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 मतलब प्रमुख होते हैं लोग। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है और 2 जो होते हैं वो इनसे थोड़े छोटे पद पे होते हैं। मतलब मुख्य 3 इसमें मेंबर होते हैं जो कि निर्वाचन आयोग के हेड होते हैं। जब ये संस्था पहले 1950 में जब गठित हुआ था, तब 15 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ था? तब केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एकल सदस्य निकाय था। मतलब जब इसको नियुक्त किया गया था, मतलब इस
जब ये बना था तो इसमें 3 सदस्य थे, और फिर जब 1989 आया तो इसमें 3 से घटा के इसके सदस्य को 1 कर दिया गया, पर फिर चेंज करके अब क्या कर दिया गया, अब फिर क्या हुआ, फिर इसको हटा के 1990 तक क्या हुआ, फिर इसको कर दिया गया 3 सदस्य, यानी पहले 3 बना था ये, पर फिर बीच में क्या हुआ था, इसको 1 सदस्य वाला बना दिया गया था, यानी इसका एक हेड होगा, बस एक ही। उसके बाद फिर क्या किया, फिर वापस पुरानी वाली पद्धति को अपनाया गया और 3 सदस्य को लाया गया। तो 16 अक्टूबर 1900 जो 1989 है, उससे 1 जनवरी 1990 तक ये है RVS जो शास्त्री है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके द्वारा क्या हुआ था, निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS जो सहगल सहित 3 सदस्य निकाय बन गया था। मतलब ये फिर क्या बन गया था, ये 3 सदस्य निकाय बन गया था। तो 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्य निकाय बन गया। फिर ये 1 सदस्य वाला निकाय फिर बन गया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ, यह 3 सदस्य निकाय फिर बन गया। उसके बाद भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो कि थे, मतलब पहले जो निर्वाचन आयोग, इसके हेड जो सबसे पहले जब इलेक्शन कमीशन बना तो उसका जो पहला हेड जो सबसे पहले बना था उसका नाम है श्री सुकुमार जैन। ये हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के क्या थे, हेड थे। तथा वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त के जो है वो राजीव कुमार है। तो अब जानते हैं कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी VS रामदेवी। ये फर्स्ट महिला VS रामदेवी चुनाव आयुक्त थी, जो कि 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये अपने पद पर थी। तो इलेक्शन कमीशन की 3 सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य में से ये फर्स्ट लेडी थी जो फर्स्ट बार बनी थी, और जो फर्स्ट मैन थे वो श्री कुमार जैन थे, और जो करंटली में वो राजीव कुमार है। उसके बाद जानते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, यानी जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब जो हेड्स होते हैं उसमें बैठे रहते हैं जो 3, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो डायरेक्टर होते हैं 3, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा क्या होता है, इन आयुक्तों को बिठाया जाता है, इन 3 आयुक्तों को बिठाया जाता है, ये राष्ट्रपति करता है ये काम। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब जानते हैं कार्यकाल क्या है एवं पद से हटाया कैसे जाता है इन्हें, मतलब जो ये चुनाव आयुक्त है इनको कैसे, इनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे काम करते हैं और इनको हटाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, या आयु 65 साल हो उनकी, जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष और आयु 62 साल से पहले हो, मतलब 65 साल से कम हो और 6 वर्ष की हो, तो ये चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए से हटाया जा सकता है, मतलब संसद में महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है जो चुनाव आयुक्त होते हैं। पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है कि आप महाभियोग के जरिए जो चुनाव आयुक्त है उसको आप हटा सकते हैं। ये हटा सकते हैं, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका नाम ऐसा महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो आप ये बात याद रखिएगा। तो जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी जो हेड सबसे वाला हेड होता है 3 में से 1, तो उसको हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, और 2 को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो जान लिया। अब इसके वेतन के बारे में जान लेते हैं। जो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन जो होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय अधिकारी होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी जितनी सैलरी होती है बिल्कुल उन्हीं के समान क्या होती है, इनकी चुनाव आयुक्त जो होते हैं इन तीनों की भी सैलरी बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी जज की होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो आपने ये भी जान लिया। अब जानते हैं निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या करता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि भारत में निर्वाचन आयोग का काम होता है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन सब के चुनाव को मुख्य रूप से कराना इनका काम होता है। यानी निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है कि एक निष्पक्ष और एक पारदर्शिता, एक
चुनाव कराया जाए। ये क्या करते हैं, ये चुनाव कराने का काम करते हैं। ये कौन से चुनाव कराते हैं, ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कराने का काम इनके पास ही होता है। तथा ग्राम पंचायत और नगर पालिका और महानगर परिषद और जो तहसील एवं जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा ये भी कराए जाते हैं। मतलब ये चुनाव और जिला परिषद, नगर पालिका, सारे चुनाव कराने का काम किसका होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है। यानी इलेक्शन कमीशन ही क्या करती है, निर्वाचन आयोग ही करती है ये सारे काम। इसका मुख्य काम होता है चुनाव कराना ही। और कार्य जान लेते हैं कि इनके और कार्य क्या क्या होते हैं। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व होता है कि वे निर्वाचन आयोग को परिप्रेक्ष्य, निर्देश तथा आयोजन करवाना। यह मतलब चुनाव को आयोजन कौन कराता है, चुनाव का आयोजन कराने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है, यानी निर्वाचन आयोग के पास ही होता है। दूसरा कि निर्वाचन आयोग की नामावली तैयार करना। निर्वाचन आयोग का काम होता है कि निर्वाचक यानी जो चुनाव लड़ेंगे उनकी लिस्ट तैयार करना। कौन चुनाव लड़ सकता है, किस दायरे पे लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का भी एक वो होता है, किस दल को मान्यता मिलेगी कि वो चुनाव कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाना। कौन चुनाव और कौन वोट दे सकते हैं, जो वोटर्स होते हैं, आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ये सारे काम कौन देखता है, निर्वाचन आयोग ही देखता है। निर्वाचन आयोग ही ये सब काम करता है, लिस्ट बनाता है कि कौन वोटर लिस्ट में ऐड हो रहे हैं हर साल, और कौन जिसकी डेथ हो जाती है उसको वोटर लिस्ट से कट करना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। उसके बाद की राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है, ये भी निर्वाचन आयोग करता है, यानी इलेक्शन कमीशन करता है। आपने सुना होगा राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक नेशनल होते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। तो सभी पार्टियों को नेशनल का दर्जा नहीं मिलता, तो नेशनल का दर्जा किसी पार्टी को कैसे मिलेगा, यानी वो कैसे नेशनल पार्टी का दर्जा ले सकती है, ये काम कौन करता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो आपने देखा होगा जैसे नेशनल पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, जो भी केजरीवाल, इनको भी मिल गया, आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा। और जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे कि टीएमसी है, ममता बनर्जी की सरकार, और आपने शिवसेना की सरकार देखी होगी, तो ये सब क्षेत्रीय सरकार है, ये सब नेशनल पार्टीज नहीं है। तो ये सब कौन तय करता है, ये भी निर्वाचन आयोग ही तय करता है। उसके बाद इसका काम होता है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण की मान्यता प्रदान करना। यानी राजनीतिक दल को बांटने का काम भी इन्हीं का होता है। मतलब कौन राज्य स्तर के मतलब दल हैं और कौन मतलब नेशनल पार्टीज है, इनको बांटना भी इन्हीं का काम होता है। उसके बाद राजनीतिक दलों में निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना। जो पार्टीज होती है, पार्टीज आपने देखी होगी, जितनी भी पार्टी होती है नेशनल पार्टीज, उसको चुनाव चिन्ह कौन देती है, चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ही देती है, यानी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है उनको एक चिन्ह देना। जैसे चिन्ह आपने देखा बीजेपी का चिन्ह कमल है, कांग्रेस का हाथ है, एपी का झाड़ू है, तो ये कौन देता है चिन्ह, ये भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। तो इनका कार्य ये होता है। उसके बाद इनका कार्य होता है कि संसद तथा विधायकों की आयोक्ता, यानी दल बदल छोड़ के तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देना। जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, संसद में जो विधायक होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इनकी आयोक्ता यानी जो दल बदल करते हैं, वो लोग एक दल छोड़ के दूसरे दल जाते हैं, और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जो होते हैं इनको सलाह देते हैं ये लोग। कौन बताता है इसके बारे में, ये इलेक्शन कमीशन ही बताता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को इनके बारे में। उसके बाद गलत निर्वाचन जो उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए आयोग घोषित करना भी इन्हीं का कार्य होता है। मतलब एक तरफ से इनका निरीक्षण करते हैं, ये कोई गलत तरीके से निर्वाचन ना कराया जाए। कोई जैसे पहले, अभी तो ईवीएम आ गया है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रिक वोटर जो मशीन है, इसको ईवीएम कहते हैं। तो ईवीएम आ गया है, तो आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बस बटन दबाते हैं और वोट दे देते हैं। पर पहले क्या होता था, चिट्ठी में लिख के बॉक्स में डाला जाता था। तो क्या होता था, लोग मतलब बंदूक के नोक पे क्या होता था, बहुत सारे चुरा लेते थे, लूट हो जाती थी, गुंडे आके लूट लेते थे। तो ऐसे क्या होता था, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता था। तो एक निष्पक्ष चुनाव कराना, गलत तरीके से चुनाव ना हो, ये सब देखना इनका काम होता है। आपने देखा होगा वोट देने जाते हो तो बहुत सारी मिलिट्री को वहां खड़ा करा जाता है, बहुत सारी प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, तो इन्हीं का ये काम होता है। तो यही होता है, गलत तरीके से कोई भी निर्वाचन ना हो, ये इनका देखने इनका काम होता है। उसके बाद चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना, इनका और काम ये होता है कि चुनाव का डेट देना। जैसे कि अभी आप जानते हो अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो
उसकी डेट जो है, अभी आपको पता है डेट आएगी उस चुनाव की कि किस डेट से चुनाव स्टार्ट होगा लोकसभा का, तो वो डेट कौन देगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और अभी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो ये आपका जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो अब जानते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या होती है, इनके पास क्या क्या पावर्स होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के पावर्स जानते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके निर्णय अनुसार जो आर्टिकल 324 एक है, यानी जो अनुच्छेद 324 एक में लिखा है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां जो है वो कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती है। यानी जो सरकार होती है, जो केंद्र में सरकार होती है, ये तो सरकार या पार्टी द्वारा जो ये निर्वाचन आयोग होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी पार्टी इनको अपने अंडर में कंट्रोल में नहीं कर सकती है, एकदम स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्र चुनाव कराने का अधिकार भी इनको होता है। उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद से निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है। इनकी जो शक्ति होती है वो निर्वाचन विधि द्वारा मिलती है। इनको एक लिस्ट होता है निर्वाचन विधि, और संसद द्वारा तय की जाती है कि इनके पास कितनी शक्ति होगी और ये क्या क्या कर पाएंगे। उसके बाद निर्वाचन का परिप्रेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति, मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना भी इनके पास इतनी शक्ति होती है कि ये चुनाव करा सकते हैं। मुक्त चुनाव तथा आयोजन करना, ये सारी शक्तियां किसके पास दी गई है? निर्वाचन आयोग के पास दी गई है। जहां कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वहां निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यह भी प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। यानी संसद जब कोई निर्णय ना ले पाए तो निष्पक्ष चुनाव कराना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, पर वो कार्य एकदम वो न्यायपूर्ण करे और सदुपयोग होना चाहिए उस चीज का, ये ध्यान में रखना पड़ेगा निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग विधायिका तथा निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मतलब उनके पास शक्ति तो है पर वो उल्लंघन भी नहीं कर सकता है। विधायक मतलब किसी जो विधायक होते हैं उनके कानून का वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और ना ही स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकते हैं, यानी खुद अपनी इच्छा से भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और पुनरीक्षण के पात्र होते हैं, यानी एक तरह से उनको निरीक्षण करना भी इनका काम होता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग की शक्ति निर्वाचन विधियों की पूरक होती है, यानी जो निर्वाचन विधि होती है उसके अनुसार इनकी शक्ति नहीं होती है, उसकी बिल्कुल पूरक होती है, ना कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि का उपयोग किया जा सकता है। यानी इन पे किसी दबाव के द्वारा इनको इन्फ्लुएंस नहीं करा जा सकता है। ये आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करता है तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष कराने की इनके पास शक्ति होती है। इनके पास ये शक्ति होती है कि एक अच्छा चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव कराए और लोगों को चिन्ह क्या दे, मतलब पार्टीज जो होती है किसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे, ये सब इनके पास इतनी शक्ति होती है निर्वाचन आयोग के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी शक्ति की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि एकमात्र अधिकरण है कि जो कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव कराना केवल उसी का कार्य है। मतलब इसके पास एक शक्ति ये है कि चुनाव और कोई नहीं कर सकता है इंडिया में, ओनली इलेक्शन कमीशन ही करा सकता है, ये उसकी सबसे बड़ी पावर्स है। उसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार 14-15 मतलब जो है अनुच्छेद 14 और 15 में भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार तथा निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप जो जारी करने का अधिकार देते हैं। तो आपका जो ये वीडियोस है ये होता है यहाँ पे खत्म। जो आपका जो यूनिट नंबर 3 था उसमें भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ना था, तो आपने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग पढ़ लिया आपने, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसको हटाया कैसे जाता है, इसका वेतन, इसके बाद निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, ये सारा मैंने आपको एक इस वीडियो में करा दिया। और ये बहुत इजी नोट्स है, आपको इतनी इजी नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, और आपकी इसमें से जो क्वेश्चंस है वो तो बिल्कुल आने ही वाले हैं, और आप ये बिल्कुल प्रिपरेशन करके जाइए। और मैं जब पेपर्स आने वाले होंगे मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालूंगी, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 100 के 100% आएंगे ही। हाँ बिल्कुल 100 के 100%, मैं 100% जो आएंगे मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप ये अभी प्रिपेयर कर लीजिए, अभी आप ये पढ़िए, उसके बाद जब एग्जाम आएगा तब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चंस तो इससे आने ही वाले हैं बिल्कुल। तो
ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।